सोचिए अगर आपके घर का एक भी विंडो या डोर गलत पोजीशन पे हो तो आपको किस हद तक प्रॉब्लम हो सकती है। एक घर प्रॉपर प्लानिंग के साथ डिजाइन किया जाता है और ये प्लानिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि सक्सेसफुल रेजिडेंशियल बिल्डिंग में फॉलो किए जाते हैं। अगर आप एक इंजीनियर हैं या अपने घर को डिजाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हर एक पॉइंट के पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक छुपा हुआ है और यह आपको आपकी बिल्डिंग को प्रैक्टिकली ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टॉपिक है एस्पेक्ट। दोस्तों, हाउस प्लानिंग शुरू करने से पहले सबसे पहला पॉइंट यह होता है कि पूरी बिल्डिंग का ओरिएंटेशन डिसाइड करना। मींस आपकी बिल्डिंग का एंट्री और एग्जिट क्या होगा, सबसे पहले वो डिसाइड करना। एस्पेक्ट के अंदर हम सबसे पहले यही डिसाइड करते हैं कि हम अपने इस पूरे बिल्डिंग का एंट्री एग्जिट पॉइंट क्या रहेंगे, एक्सटर्नल डोर्स एंड विंडोज को हम किस साइड पे अरेंज करेंगे। अब ये जो ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, ये मैक्सिमम टाइम पे इस बात पे डिसाइड होता है कि मेरे एक्सेस रोड किस साइड पे है। बिल्डिंग का एक्सेस रोड जिस साइड होगा मेरी एंट्री उसी साइड होगी। इसके बाद इसमें कुछ वास्तु के पॉइंट्स भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। जैसे एंट्री के लिए सबसे बेस्ट वास्तु डायरेक्शन माना जाता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। घर में नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन लाने के लिए विंडोज और डोर का सही डायरेक्शन में प्लान करना बहुत ही जरूरी है। अपने घर का ओरिएंटेशन एस्पेक्ट डिसाइड करने के बाद आपको सबसे सेकंड जो होता है कि आपको प्रोस्पेक्ट, सेकंड पॉइंट जो है प्रोस्पेक्ट, कि घर का आउटर अपीयरेंस कैसा होगा। आपकी पूरी घर की प्लानिंग का जो आउटर अपीयरेंस है, आपका पूरा जो उसका लुक है वो किस तरह का होगा, ये होता है सेकंड पॉइंट प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है बिल्डिंग के एलिवेशन और एस्थेटिक लुक के बारे में सोचना है। जैसे कि अगर हम लोग प्लानिंग के टाइम में ये सोच लें कि मेरा को बंगलो प्लान करना है, एलआईजी प्लान करना है, एमआईजी या एचआईजी टाइप के हाउसेस प्लान करनी है, इसलिए घर की प्लानिंग करने से पहले आपको ये पॉइंट के बारे में सोचना ही पड़ेगा कि आप अपने बिल्डिंग का अपीयरेंस किस तरह से चाहते हो, आप किस तरह के प्रोजेक्ट का उससे अपीयरेंस और लुक लेके आना चाहते हो। इसके बाद ही प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप पे आप बढ़ोगे। तीसरा पॉइंट है प्राइवेसी। एक घर में हर एक कंपोनेंट में प्राइवेसी बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। प्राइवेसी दो टाइप की होती है, इंटरनल प्राइवेसी एंड एक्सटर्नल प्राइवेसी। सबसे पहले एक्सटर्नल प्राइवेसी को समझते हैं। आपकी बिल्डिंग को एक्सटर्नली प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, उसमें बाहर लैंडस्केपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, फेंसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल प्रोवाइड कर सकते हैं, आउटर दीवार जैसे हम 9 इंची की प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप से हम बिल्डिंग को आउटर से प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। अब वैसे ही जब हम बिल्डिंग के इनर पार्ट्स को देखें, रूम्स, बेडरूम, बाथरूम्स, तो इन सब में भी हमको प्राइवेसी का ध्यान रखना है। अब ये प्राइवेसी किस तरह की होती है, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए अगर आप उसमें जो रूम प्लान कर रहे हैं, रूम में डोर और विंडो की पोजीशन किस तरह से होगी जिससे कि मैक्सिमम प्राइवेसी अचीव होगी। एक एग्जांपल की, अगर मैं रूम में गेट की पोजीशन को सेंटर पे अगर प्रोवाइड कर दूं, वॉल के सेंटर पे, तो आपकी इंटरनल प्राइवेसी काफी डिस्टर्ब होगी। बाहर कोई भी अगर बंदा आ रहा है तो आपके रूम का मैक्सिमम एरिया, एक्सपोज एरिया उसको विजिबल होगा। अगर रूम में हम उस डोर की पोजीशन को कॉर्नर में सेट कर दें तो उससे आपका जो एक्सपोज एरिया है वो कम हो जाएगा। तो ये छोटा सा एग्जांपल है कि एक डोर की पोजीशन से हम अपने रूम की प्राइवेसी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको लिविंग रूम, बाथरूम, इन सब में स्पेशियस होने के साथ साथ प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है। घरों में प्राइवेसी को ही मेंटेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे कि अच्छे कर्टन्स और साउंड प्रूफ ग्लासेस, विंडोज, इन सब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, चौथा पॉइंट है फर्नीचर रिक्वायरमेंट। आपके घर में प्लानिंग के टाइम सारे जो बिल्डिंग के कंपोनेंट्स हैं, रूम, हॉल, बेडरूम्स, इन सब का जो साइज है, द साइज ऑफ रूम डायरेक्टली डिपेंड ऑन द फर्नीचर रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्सन। रूम का साइज डायरेक्टली उसमें रखी जाने वाली फर्नीचर पे ही डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए, बेडरूम में अगर वार्डरोब और स्टडी टेबल को प्रॉपर इंश्योर करना है कि वो फिक्स हो सके तो आपका रूम का साइज उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। अगर किसी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उसको बेडरूम में स्टडी टेबल के साथ साथ सोफा सेट और टाइप की चीजें भी अगर एकोमोडेट करनी है तो आपके रूम का साइज और इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके बिल्डिंग का हर एक जो साइज है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आप उस बिल्डिंग के उस पार्ट में आप कितना फर्नीचर रखना चाहते हैं, कितने लोगों को एकोमोडेट करना चाहते हैं। तो आपके बेडरूम का साइज हो चाहे आपके बाथरूम का साइज हो। बाथरूम का एग्जांपल अगर लें, अगर बाथरूम आप सिंपल रख रहे हो कि उसमें सिंपल एक टैब रहेगा, एक कमोड रहेगा और एक बेसिन रहेगा, एक शावर एरिया रहेगा,
तो आप रूम का साइज जनरली जो है बेडरूम उस बाथरूम का साइज 6x4 6x5 फुट साइज का रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस बाथरूम में सोच लिया कि मुझे इसमें बाथ टब भी फिट करना है, तो आपकी बाथरूम का साइज डायरेक्टली आपके उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे ही हमारा जो बिल्डिंग के कंपोनेंट के साइज है वो डिसाइड होते हैं। तो जब भी आपका कस्टमर जिसके लिए भी आप प्लानिंग करें या अपने लिए प्लानिंग करें, तो आप सबसे पहले माइंड में ये क्लियर कर लें कि आपके लिए कौन सा साइज सही होगा। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना फर्नीचर उस जगह पे रखने वाले हैं। रूमीनेस ऐसी फीलिंग है जो घर के अंदर प्रॉपर प्रोपोर्शन और फर्निशिंग से मिलती है। अगर एक रूम की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई तो वो हमें लगेगा जैसे हम टनल वाले किसी एरिया में जा रहे हैं। अगर उसकी लेंथ काफ़ी शॉर्ट हो गई तो भी हमें डिस्कम्फर्ट होगा। तो लेंथ और विड्थ का प्रॉपर आइडियल रेशियो में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लेंथ और विड्थ का रेशियो 1:1.2 से 1:1.5 के बीच में स्टैंडर्डली रखना चाहिए। रूमिनेंस इफेक्ट को बढ़ाने के लिए और भी चीजें हैं, जैसे कि अच्छे पेंट का यूज करना, घर के अंदर लाइट कलर्स का यूज करना, स्मार्ट जगहों पे मिरर्स का यूज करना, कुछ पेंटिंग्स को, जिससे कि क्या है कि हमको रूमिनेंस इफेक्ट काफी बढ़ के मिलता है, हमें कंफर्टनेस बढ़ के मिलती है। दोस्तों, पिछले 5 पॉइंट्स में आपने इस बात को समझ लिया कि आपके बिल्डिंग का एस्पेक्ट मीन्स आपका ओरिएंटेशन क्या होगा। आपको एंट्री सबसे पहले डिसाइड करनी है। सेकंड, आपको ये डिसाइड करना है कि आप बिल्डिंग का प्रोस्पेक्ट क्या रखने वाले हो, उसका एलिवेशन किस तरह से रखोगे, किसके लिए प्लान कर रहे हो, उस बात को डिसाइड करोगे। तीसरी चीज़ है कि जब भी आप बिल्डिंग के हर एक कंपोनेंट की प्लानिंग पे आगे बढ़ेंगे तो आप हर एक पार्ट में प्रॉपर प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा ओपन एक्सपोज टू आउटर चीज़ें ना हो जाए, उससे प्राइवेसी मेंटेन रहे। चौथा, आपने इस बात को समझ लिया कि आपके घर के हर एक कंपोनेंट का साइज आपको किसके बेस पे डिसाइड करना है। आपका रूम बड़ा रखना है, छोटा रखना है, हॉल का साइज कितना रखना है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका फर्नीचर रिक्वायरमेंट कितना है। अगर आपके हॉल में आप डाइनिंग स्पेस भी डाल रहे हो, 10 लोग की सीटिंग भी डाल रहे हो, तो आपके हॉल का साइज उस अकॉर्डिंग बड़ा हो जाएगा। बट अगर उतनी रिक्वायरमेंट नहीं तो उसके अकॉर्डिंग छोटा हो जाएगा। तो आपने साइजेस को किस पे डिपेंड करता है उसको समझ लिया। आपने रूमिनेस इफेक्ट को समझ लिया कि हमें साइज के साथ साथ घर में रूमिनेस वाली फीलिंग, कंफर्ट वाली फीलिंग को भी ध्यान रखने वाली बातों पे ध्यान देना है। लेंथ और विड्थ रेशियो क्या रखना है, घर के अंदर कलर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो हो गई, आपका रूमिनेस हो गया। अब अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सारे कंपोनेंट जो बिल्डिंग के अलग अलग हैं, जैसे अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग की बात करें तो इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, पार्किंग, पोर्च, वरांडा, लिविंग एरिया, हॉल, डाइनिंग स्पेस, किचन, बाथरूम्स, बेडरूम्स, गेस्ट रूम्स। तो ये सारे जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स हो गए। अब हम इसके साइज और इसको डिजाइन करने के बारे में समझ लिया। अगला छठवां पॉइंट जो है ग्रुपिंग, वो इन सारे कंपोनेंट्स को किस तरह से अरेंजमेंट करना है इस बारे में ध्यान रखने के लिए वो पॉइंट बनाया गया है कि प्रॉपर जो है हर एक पार्ट किस के साथ अरेंज करना है जिससे हमें कंफर्ट वाली फीलिंग और इजी टू एक्सेस रहे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ग्रुपिंग को। जैसे कि किचन के साथ किस किस की ग्रुपिंग बेटर रहेगी, किचन, डाइनिंग, स्टोर एरिया। आपके बेडरूम के साथ बेडरूम, ड्रेसिंग एरिया, बाथरूम्स, अटैच बाथरूम। हॉल के साथ ग्रुपिंग हॉल, वरांडा, कॉमन बाथरूम। अगला पॉइंट है सर्कुलेशन। घर के ये सारे जब कंपोनेंट को आप प्रॉपर ग्रुपिंग में प्लान कर रहे हो, प्रॉपर अच्छे साइज के साथ डिजाइन कर रहे हो, तो इन सबको प्रॉपर एक्सेस करने के लिए भी प्रॉपर जगह होनी चाहिए। तो आपको सर्कुलेशन मीन्स मूवमेंट का, आपके फ्लो होने का, आपके मूवमेंट का स्पेस प्रोवाइड करने को सर्कुलेशन पॉइंट के अंदर हम देखते हैं। सर्कुलेशन 2 तरह के होते हैं, वर्टिकल सर्कुलेशन और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए जो स्पेस प्रोवाइड किया जाता है घर में, उसे कहते हैं वर्टिकल सर्कुलेशन। वर्टिकल सर्कुलेशन, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर हम किस तरह से जा सकते हैं, इन जनरल स्टेयर्स के थ्रू। तो आपके घर में प्रॉपर स्टेयर की पोजीशन होना। अगर आप मैकेनिकल सॉल्यूशन पे जाएं तो एलिवेटर या लिफ्ट को देना। वैसे ही हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में क्या पॉइंट आते हैं कि रूम टू रूम हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो प्रॉपर हर जगह पे आपको हर एक डिफरेंट रूम्स और कंपोनेंट्स तक जाने के लिए, बिल्डिंग के पार्ट्स तक जाने के लिए प्रॉपर हॉरिजॉन्टल स्पेस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, प्रॉपर कॉरिडोर्स अवेलेबल होने चाहिए, मूवमेंट स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। अगला पॉइंट है सैनिटेशन। आपकी घर की प्लानिंग में हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करने के बारे में भी आपको प्लानिंग के साथ ही सोच के चलना पड़ेगा। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए 3 पॉइंट्स पे विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ता है। पहला पॉइंट है घर में प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था, सेकेंड पॉइंट है प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था और तीसरा पॉइंट है क्लीनेस की व्यवस्था। अब तीनों पॉइंट को एक बार सीक्वेंस समझ लेते हैं। नेचुरल लाइटिंग के लिए आपको बिल्डिंग का ओरिएंटेशन और घर में विंडोज और डोर की पोजीशन, वेंटिलेशन की पोजीशंस को प्रॉपर अच्छे से सोचना पड़ेगा। आर्टिफिशियल लाइटिंग की व्यवस्था क्या होती है कि घर में आपको प्रॉपर जो है
लाइट्स की व्यवस्था के बारे में देखना है कि किस एरिया में कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि अगर हम स्टडी रूम की बात करें, लिविंग रूम की बात करें, तो वहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। वही अगर हम लोग बात करें बाथरूम एरिया की, बेडरूम एरिया की, उनमें लाइट की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। तो हमें प्लानिंग में इस बात को लेके चलना है कि किस एरिया में कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है। उसके बिहाफ में ही हम प्लानिंग करेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है उस जगह पे हम नेचुरली बड़े बड़े विंडोज़ दें। हम उस डायरेक्शन को इस तरह से रखें कि मैक्सिमम सनलाइट हम अचीव कर सकें। वेंटिलेशन पॉइंट को समझते हैं। वेंटिलेशन भी दो टाइप की चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन सेम पॉइंट है कि हम लोग विंडोज़ और डोर्स वेंटिलेटर की पोजीशन ऐसे दें कि हम लोग मैक्सिमम शुद्ध हवा घर के अंदर एंटर करा सकें। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के तरीके ये हैं कि एग्जॉस्ट फैन लगाना, प्रॉपर फैन का लगाना, कहाँ पे हमको एसी कूलर इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत है, उन सब के बारे में सोचना। क्लीननेस, जहाँ जहाँ पे आपको फ्लोर में वेट एरियाज वाले चांसेस, जैसे कि हमारे बाथरूम वेट एरिया होता है, आपका यूटिलिटी एरिया वेट एरिया होता है, तो वहाँ पे हम प्रॉपर जो है फ्लोर को टाइलिंग करवाएं, वहाँ पे उसको प्रॉपर स्लोप में मेंटेन करें। जो हमारे बाकी फ्लोर्स हैं उसको डैम प्रूफ फ्लोर्स बनाएं ताकि हम मैक्सिमम हाइजीन और क्लीन को मेंटेन कर सकें। तो उसी तरह से हमको टाइल्स की सिलेक्शन भी देना है, उसी तरह से हमको पेंट का सिलेक्शन, टेक्सचर सिलेक्शन सब कुछ देना है कि हम घर में मैक्सिमम क्लीननेस मेंटेन करने वाले कंपोनेंट्स को लगा सकें। फ्लेक्सिबिलिटी, एक अच्छी प्लानिंग वही होती है जो फ्लेक्सिबल हो, यानी कि फर्नीचर में रिक्वायरमेंट बढ़ने पे जो चेंजेस करना पॉसिबल हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आज एक लिविंग रूम है, कल को वो शायद होम ऑफिस में कन्वर्ट किया जा सके, तो हमारी प्लानिंग कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि अगर बाद में इन फ्यूचर हमें उसमें कुछ चेंजेस या कुछ अगर हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो वो इतना रिजिड प्लान ना हो कि हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कुछ उसमें एक्स्ट्रा प्लान नहीं कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा डिपेंड इस बात पे करते हैं कि हमने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरह से प्लान किया है। तो ये टोटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मेरी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है बिल्डिंग में, उसकी मैंने कॉलम बीम स्लैब को किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। बिकॉज कल को अगर हमें कुछ भी उसमें प्लान को इधर उधर चेंजेस करने हैं तो मेरा स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए। तो आपको प्लानिंग जो है काफ़ी सालों के लिए और बाद में होने वाले चेंजेस को भी ध्यान में रख कर करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है और उसने बोला मेरे को G+1 की रिक्वायरमेंट है, आपने उसके लिए वो डुप्लेक्स बंगलो डिज़ाइन कर दिया, मगर आप जब उसमें स्ट्रक्चरल प्लान करें तो उसे आप कम से कम G+3 G+4 की स्टेबिलिटी के साथ डिज़ाइन करें, ताकि कल को अगर ओनर उसमें एक फ्लोर या दो फ्लोर और बढ़ाए तो उसे किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल डैमेज झेलने को नहीं होना चाहिए। आपका स्ट्रक्चर पहले से इतना मजबूत होना चाहिए कि उस फ्लेक्सिबिलिटी को वो एकोमोडेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एलिगेंस। दोस्तों, जब एक इंजीनियर डिजाइन करता है तो वो बिल्डिंग में प्रॉपर साइज, उसकी मजबूती और इन सब के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसपे वो ध्यान देता है, वो है बिल्डिंग के एलिगेंस पे। मीन्स आपके घर के हर एक हिस्से में जो उसका एलिगेंस है वो काफ़ी ग्रैंड आना चाहिए, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में आना चाहिए। ये एलिवेशन, मटेरियल और डिज़ाइन के कॉम्बिनेशन के साथ अचीव किया जाता है। तो आप अपने डिज़ाइन में मॉडर्न आर्किटेक्चर, फसाड, लाइटिंग, टेक्सचर्स और बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको यूज़ करके आपके बिल्डिंग के एलिगेंस को इन्हेंस कर सकते हो। तो अपनी प्लानिंग करते टाइम आप इस तरह के चीज़ों के साथ भी अवेयर रहें, अपनी प्लानिंग में उसको एक्वाइड करें कि आपके पास पॉसिबिलिटी रहे कि आप बिल्डिंग के हर एक जगह के अपीयरेंस को किस तरह से खूबसूरत और बेहतर एलिगेंस के साथ डिज़ाइन कर सकते हो। अगला पॉइंट है इकोनॉमी। दोस्तों, हर प्रोजेक्ट में बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है, तो आपको आपके प्लानिंग में इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप जो है आपकी प्लानिंग को कम से कम बजट में मैक्सिमम आउटपुट के लिए डिज़ाइन करें। तो आपको कुछ ऐसे एडवांस मटेरियल्स की यूज़ करना है जिससे कि आप लुक को एनहेंस कर सकें, बट उसके लिए बजट फ्रेंडली डिज़ाइन सब प्रपोज करें। आखिरी पॉइंट है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम बिल्डिंग को जब बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर डिज़ाइन करते जाते हैं, उसके एलिगेंस के साथ साथ रिक्वायरमेंट और साइजेस सब पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, तो कई बार हम कुछ ऐसे डिज़ाइंस प्रपोज कर देते हैं जिससे कि बिल्डिंग जो है प्रैक्टिकली लॉन्ग ड्यूरेबल कंस्ट्रक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो एक इंजीनियर काम ये भी है एज अ प्रॉपर सिविल इंजीनियर कि आप जो है एक बिल्डिंग को काफ़ी ड्यूरेबल लंबे समय के लिए डिज़ाइन करें। कम से कम एक जो आज के फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं तो 50 साल से ज़्यादा ड्यूरेबल आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल ये भी होना चाहिए कि आपका मटेरियल स्ट्रांग हो, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन टेक्निक हो। दोस्तों, एक घर से ब्रिक्स और सीमेंट से ही नहीं बनता, उसके पीछे एक विजन और थॉटफुल प्लानिंग छुपी होती है। हर प्रिंसिपल जो हमने डिस्कस किए हैं उसका एक गोल है, उसका एक पर्पस है, घर को कंफर्टेबल, एफिशिएंट और एस्थेटिकली
प्लीजिंग बनाने के लिए इन सारे प्रिंसिपल को आपको सोचना, प्लानिंग करने से पहले इन सब पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सपनों घर प्लान करते वक्त इन प्रिंसिपल को जरूर इंप्लीमेंट करें ताकि हर एक स्पेस को मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूटिलाइज किया जा सके। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हाउस प्लानिंग से रिलेटेड और भी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, अगर आप हाउस प्लानिंग को अच्छे से सीखना चाहते हो तो इस पे हमारा एक कोर्स है, आप चाहें तो उस पर एनरोल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्राउड टू बी ए सिविल इंजीनियर।